नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी कैरियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वायदे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के एक नए लेसन के साथ। और आज हमारा लेसन है नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरी कविता है फसल। तो आज हम लोग बात करेंगे यह दंतुरित मुस्कान के बारे में और कविता फसल के बारे में। तो यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे और एक पिता के बीच की कहानी है। पिता कहीं अन्यत्र का मतलब है कहीं दूसरी जगह रहते हैं, जिन्होंने बच्चे को कभी देखा ही नहीं। उस बच्चे ने कभी अपने पिता को देखा ही नहीं, और लगभग काफ़ी समय अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे के दांत लगभग 2 साल में आ जाते हैं। तो उतने समय के अंतराल के बाद जब बच्चे को उन्होंने देखा, पिता ने देखा, वो बच्चा भी उन्हें एकटक निहारता है। वो बच्चे को देखकर हंसते हैं और वो बच्चा उनको देखकर खुश होता है और उनको निहारता है। उसे बच्चे को लगता है कि ये नया आदमी कौन है हमारे घर में, और पिता को लगता है कि ये छोटा सा बच्चा, उनको तो पता है कि ये हमारे घर में है तो हमारा ही बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को तो पता नहीं है कि ये मेरे पिता हैं। और वैसे भी जब बच्चे को कभी देखा नहीं गया है तो पिता को आभास है, लेकिन ये पता नहीं है कि यह मेरा ही बच्चा है। तो वहाँ पर कवि नागार्जुन ने चर्चा की इस तरह से किया है कि कवि कहते हैं कि मैं धन्य हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह बच्चा मेरा है। लेकिन इस संदेश को सुनाया उस बच्चे की माँ ने कि ये आपका बच्चा है। उस बच्चे को जब देखा, जब पिता को ये पता चला कि ये मेरा बच्चा है जो मुझे एकटक निहार रहा है, और इसके छोटे छोटे जो 2-4 दांत आए हैं, और वो जो मुस्कुरा रहा है, तो उसकी जो खूबसूरती है, इसका जो सुख है, इस सुख से मतलब यूँ कह सकते हैं इसको कि उस सुख का रसपान आनंदित करवाया किसने? तो उस बच्चे की माँ ने। इसलिए कवि कहते हैं कि वह बच्चे की माँ जिसने मुझे इस सुख से परिचित करवाया, इस बच्चे का परिचय करवाया, वो धन्य है। धन्य है वो माँ जिसने मुझे इतना बड़ा खुशी, इतना बड़ा सुख, आनंद प्रदान किया। और उस बच्चे की मुस्कान को कवि कैसे बताते हैं, क्या उपमा दी है उन्होंने उसके लिए। उन्होंने उस बच्चे की जो मुस्कान है, जो छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है, उसे इतना सुखमय, इतना आनंदित बताया उन्होंने कि उन्होंने उसे अमृत के समान रूप दिया है। उनका मानना है कि अगर किसी मुर्दे के सामने भी अगर ये बच्चा हंस दे तो शायद उस मुर्दे में भी जान आ जाए। इतना आनंद है उस हंसी में, इतना सुख है, उस मुर्दे में भी जान आ जाए। और ऐसी खुशी देने वाली उस बच्चे की माँ को वो धन्य मानते हैं कि जिसने हम सभी को इतना बड़ा सुख प्रदान किया है, एक खुशी प्रदान की है। तो इतनी सुंदर तरीके से इस कविता को नागार्जुन जो कवि हैं उन्होंने लिखा, व्यक्त किया है। और दूसरी कविता जो है फसल, उसकी बात करें तो फसल जो कविता है उसमें कवि ने चर्चा की है कि ये फसल, वो सवाल पूछते हैं हम सभी से कि ये फसल आखिर है क्या है। तो वहाँ बताते हैं कि ये
इतने सारे नदियों के पानी का एक क्या कह सकते हैं कि इतने सारे नदियों का जल का एक समूह जो तैयार हुआ जिससे बादल बना। वो बादल जब बरसा तो उनके जल का एक गुण है, एक देन है, मिट्टी के और जल के समावेश का जो गुणधर्म है उसका रूप है। तो खेतों का जो फसल है उसको उन्होंने इस तरह का रूप दिया कवि नागार्जुन ने। उनका मानना है कि जब खेतों में फसल बीज को डाला जाता है तो वह बीज क्या पाता है वहाँ? तो बादलों का जल जो सागरों से, छोटे छोटे नदियों से, बड़ी नदियों से, छोटे तालाबों से जो बादल तैयार किए जाते हैं, वो जो वाष्पित जल को लेता है बादल और उन फसलों पर जहाँ वो फसल बोए हुए हैं उस भूमि पर उसका छिड़काव करता है। उससे मिट्टी उस जल को लेती है और उस अपने गुण को, मिट्टी अपने गुण को उस जल के गुण से मिलाती है और उस गुण को उस बीज में समावेश करती है, तब जाकर उस बीज का अंकुरन निकलता है और वो एक पौधा बनता है। पौधे से फिर फसल तैयार होती है। तो उन्होंने फसल को कई नदियों के पानी का गुण, मिट्टियों का गुण के रूप में देखा है, हमें बताया है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के साथ अंत जो वीडियो में जो मैं आपको सारांश बताता हूं, उसके अंत में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके परीक्षा फल को मददगार साबित करते हैं। तो मैं आज फिर आपको लिए चलता हूं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, जहां ये जो हमारे दो कविता हैं, ये जो दंतुरित मुस्कान और फसल, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो आइए चलते हैं उन सवालात की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? झोपड़ी में कमल खिलना मतलब झोपड़ी शब्द से हमें यह आभास होता है, हम ये अनुमान लगाते हैं कि झोपड़ी में वही व्यक्ति रहता है जो निर्धन है और निर्धनता की वजह से ही कवि परदेश में समय बिता रहे हैं और जब वो घर आते हैं तो उन्हें अपने शिशु का दर्शन होता है, जिससे उन्हें असीम सुख मिलती है, असीम आनंद मिलता है। यानी वो अपनी गरीबी भूल जाते हैं, अपनी निर्धनता को भूल जाते हैं उस बच्चे को देखकर। तो ऐसा कवि ने चर्चा किया अपने कविता में, तो इसलिए हमारा सही जवाब हमारा है गरीबी में आनंद लेना। यानी कवि को उस गरीबी में भी, उस झोंपड़े में भी बच्चे को देखकर असीम आनंद मिला, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है घ। अगला सवाल है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? यानी कवि को लगातार कौन देखे जा रहा है? मैंने कविता की शुरुआत में इस बात की चर्चा की थी कि उनका बच्चा, जो कवि का जो बच्चा है, जो माँ के गोद में पड़ा हुआ है, जब कवि को देखता है और कवि उन्हें देखते हैं तो बच्चा इनको देखता रह जाता है। यानी दोनों पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो कवि को एकटक कौन निहार रहा है? शिशु। सही जवाब हमारा है शिशु और सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है?
यानी बच्चा जो मुस्कुरा रहा है, तो बच्चे की मुस्कुराहट में क्या पिघल सकता है। कवि ने चर्चा किया है कि उसे बच्चे की जो किलकारियाँ होती हैं, जो मुस्कान होती है, जो हंसी उसकी होती है, उसमें इतनी आनंद होती है, इतना सुख होता है उसमें कि उससे देखकर पत्थर भी पिघल जाता है। पाषाण, बड़े बड़े चट्टान जैसे ही पत्थर हृदय वाले लोग भी पिघल जाते हैं। तो बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? तो कठोर व्यक्ति का मन, यानी ऐसे व्यक्ति का मन जो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर है, वैसे व्यक्ति को भी वह पिघला सकता है। इसलिए हमारा सही जवाब है ग। अगला सवाल है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? अभी कुछ देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी कि उस बच्चे की मुस्कुराहट इतनी आनंददायक होती है कि अगर किसी मुर्दे के सामने अगर वो हंस दे तो शायद वो मुर्दा भी जी उठेगा। तो किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा नन्हे शिशु की। यानी जो छोटा सा बच्चा होता है, वो जब मुस्कुराता है, किलकारियाँ उसकी जो गूंजती हैं, इससे कहने का मतलब यहाँ यह है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निराश है या थका हारा आया है, लेकिन वो व्यक्ति भी जब बच्चों की किलकारियाँ सुनता है तो सारी थकान भूल के प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसा माना गया है कि वो जो बच्चों की किलकारियाँ होती हैं वो मरे हुए लोगों में भी जान डाल देती हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल हमारा है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? तो बच्चे की मुस्कान, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि वैसे लोग जो बिल्कुल थके हारे हैं, हताश हो गए हैं, निराश हैं, वैसे लोगों को भी जब बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती हैं तो फिर से संचारित हो जाते हैं, यानी नए उत्साह में, नए उमंग में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब इसका है कि हताश व्यक्ति में आशा का संचार करना ये कार्य करती हैं उन बच्चों की किलकारियाँ। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ग। अगला सवाल है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? जैसा कि कविता में चर्चा किया गया कि बच्चा झोपड़ी में, जो गरीब के घर में इतनी सुंदर मुस्कान वाली, इतना सुंदर सा बच्चा उत्पन्न हुआ है, तो कवि ने उसे कमल का रूप संज्ञा दिया है। यानी इस सवाल में जो नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा कमल के समान। जो छोटा बच्चा होता है उसका शरीर बिल्कुल कमल के समान होने लगता है देखने में, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है कमल। सही ऑप्शन है ख। अगला सवाल हमारा है, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? सबसे पहले यहाँ हम लोग जाने कि अपलक देखना का मतलब क्या होता है। तो अपलक देखने का अर्थ है लगातार देखता रहना, ताकि पलक जो हमारी आंखों की जो पलकें हैं वो गिरती नहीं है, लगातार उसे देखा जा रहा है, उसे अपलक देखना कहते हैं। तो बच्चा किसे अपलक देख रहा है? तो वह अपने पिता को देख रहा था। पिता उनका मतलब यहाँ पर है कवि को। बच्चा अपने पिता अर्थात कवि को देख रहा था। अगला सवाल है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? यानी जो फसल की कविता है, दूसरी कविता जो नागार्जुन की लिखी गई कविता है, तो उसमें किसकी पर महिमा पर प्रकाश डाला गया है, यानी किसके बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है, किसके गुणों के बारे में चर्चा की गई है? तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं फसलों की। तो फसलों के बारे में हमें जानना है, इसलिए हमारा सही जवाब है फसलों की, और सही ऑप्शन है घ।
अगला सवाल हमारा है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि जब जल और मिट्टियों का समावेश होता है और उनके गुणधर्म से उपजता है एक पौधा जो फसल बनकर तैयार होता है, तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया? फसल को, यानी फसल ही है जो मिट्टियों का गुणधर्म कहलाता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ख। अगला सवाल है कि वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? यानी हवा किन्हें बढ़ाती है, किसकी बढ़ोतरी करती है, किससे बढ़ने में वो मदद करती है? तो जाहिर सी बात है कि हमने जहाँ तक बात की कि वायु, जल, मिट्टी ये सभी मिल के फसलों को तैयार करती हैं, पौधे को तैयार करती हैं, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है फसलों को, और इसलिए हमारा सही जवाब है ख। अगला सवाल है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? यानी जो फसल उगाए जाते हैं, उगते हैं, उसमें मेहनत किसका है? किसने अपने पसीना को बहाया, खून पसीना एक करके उसे उगाया और उसे तैयार किया? इसमें योगदान सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, किसानों की। वो व्यक्ति, वो किसान ही है जिसने अपने मेहनत से, अपने श्रम से, अपने खून पसीने को बहा के फसल को तैयार किया है, इसलिए हमारा सही जवाब है किसानों की। सही ऑप्शन है क। अगला सवाल है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? यानी जो कवि अपनी कविता में जो बताते हैं उसके अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप हैं? तो फसल यहाँ पर तैयार होते हैं जल, मिट्टी, हवा से, लेकिन उसमें एक और मिश्रण है जो फसलों को बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार होने में मदद करती है, और वो होता है सूर्य की किरणें। यानी सूर्य की किरणों के बिना वह फसल बिल्कुल बेकार हो जाता है। मिट्टी और जल, हवा उसे प्रफुल्लित करती हैं, उसे उगाती हैं, बढ़ोतरी भी करती हैं, लेकिन अगर सूर्य की किरणें उस पर ना पड़े तो उस पर एक दाना भी उपज होता नहीं है। इसलिए यहाँ सही जवाब, जो सवाल हमारा है कि फसलें किनका बदला हुआ रूप है, तो हमारा सही जवाब है सूर्य की किरणों का, ऑप्शन घ। अगला सवाल हमारा है कि फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? यानी वह सिंचाई जल से होती है, जहाँ जैसा कि हमने कविता की शुरुआत में चर्चा की थी कि यह कई नदियों के पानी का समावेश है, रूप है। तो यहाँ चर्चा आती है नदियों की, तो कई नदियों के पानी का वो गुण है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है नदियों के, और सही ऑप्शन हमारा होगा ग। अगला सवाल है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? यहाँ फिर से हम लोग दंतुरित मुस्कान कविता की ओर चलते हैं। जैसे शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह सबसे पहले अपनी माँ को पहचानते हैं, और माँ के जरिए वो सभी लोगों को पहचानते हैं, सभी वस्तुओं को पहचानते हैं। तो सबसे प्रथम गुरु उनकी कौन होती है? तो उनकी माँ होती हैं, जो हर व्यक्ति से उन बच्चों का परिचय करवाती हैं, जिससे वो बच्चा जानता है कि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे भाई हैं, वो बहन है, वो दादा दादी, नाना नानी, सभी को वह माता के जरिए ही पहचान पाता है। इसलिए हमारा सही जवाब है माँ। सही ऑप्शन है ग। अगला सवाल है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? यानी यह जो दंतुरित मुस्कान है, इस कविता को किसने लिखा है? मैंने सबसे शुरू में कहा था कि कवि नागार्जुन द्वारा रचित ये कविता है, तो इसका सही जवाब है नागार्जुन, और सही ऑप्शन हमारा है बी। अगला सवाल है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? यानी वह कौन सा व्यक्ति था जिसकी मुस्कान को देखने के बाद कवि को ऐसा लगा कि ये बहुत असीम सुख इससे प्राप्त हुई, और उन्होंने दंतुरित मुस्कान का नाम उसे दिया है। तो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था बच्चे की।
जो छोटा सा बच्चा था उसकी मुस्कान उन्हें दंतुरित मुस्कान लगी, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल हमारा है, बच्चे के दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। यानी चर्चा ये है कि बच्चों की जो दंतुरित मुस्कान होती है वो आखिर किसमें जान डाल दे सकती है। वो जान डालने का काम करेगी, लेकिन वह कौन सी वस्तु है जिसमें वह जान डाल सकती है। तो यानी जान डालने की बात है, यानी निर्जीव है, तो मुर्दों के या मृतकों के शरीर में वो जान डाल सकती है, ऐसा कविता में चर्चा है। इसलिए सही जवाब हमारा है मृतक में। सही ऑप्शन हमारा होगा डी। अगला सवाल है, जलजात किसे कहते हैं। जलजात का अर्थ है जो जल में जन्म लेता हो। तो जल में जन्म लेता है और जल में ही पलता है, जल में ही बढ़ता है, वो जल में ही रहता है। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसकी चर्चा कविता में की गई है। तो ऐसा वस्तु है कमल, जिसकी चर्चा कविता में की गई है। मछली भी जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही बढ़ती है, रहती है, लेकिन कविता में इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग मछली को नज़रअंदाज करेंगे। सही ऑप्शन हमारा है सी, यानी कमल। अगला सवाल है, कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे। कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे। जब कवि आए अपने घर पर तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को देखा जिससे उनको असीम आनंद मिला, और उन्होंने उस वस्तु को क्या संज्ञा दी। जैसा कि कविता की शुरुआत में चर्चा की गई थी कि कवि जब वो आए तो उन्होंने एक शिशु को देखा और उसकी मुस्कान देखी, और उस समय उन्होंने उस बच्चे को कमल का रूप बताया था। तो कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कमल का नाम नहीं है, लेकिन इस सवाल के पहले मैंने आपको बताया था कि जलजात की जो चर्चा की गई थी कि वो जलजात कमल होता है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा जलजात होगा, और सही ऑप्शन हमारा ए है। अगला सवाल है कि किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। यानी वो कौन सा व्यक्ति है जिसके स्पर्श से कठोर पाषाण का अर्थ यहाँ है कठोर हृदय वाला, जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर है, वो किसी पर भी दया नहीं दिखा सकता, वैसे व्यक्ति का भी हृदय पिघल गया होगा। ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है। तो ऐसा शख्स है बच्चे। बच्चे के स्वभाव से या उसकी बातों से या उसकी किलकारियों से कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी पिघल जाता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, किससे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे। अब यहाँ शेफालिका के फूलों की चर्चा की गई है कविता में कि जब वो बच्चा हंसा कवि को देखकर, तो कवि को ऐसा लगा जैसे शेफालिका के फूल गिरने लगे हों। शेफालिका के फूल की चर्चा उस बच्चे की सुख के और सुंदरता के आधार पर की गई है। तो लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे बच्चा का जब हंसी गूंजी झोपड़ी में, तो ऐसा लगा उस सुख से कि सुगंधित शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों बहुत सारे, जिसकी शोभा से पूरा झोपड़ी मेरा जगमगा गया, उसकी खुशबू से महक उठा। तो किससे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। तो यहाँ पर है दंतुरित मुस्कान को, बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान थी उसके वजह से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे, इसलिए सही ऑप्शन हमारा बी। अगला सवाल है, अनिमेष देखने का क्या अर्थ है। अनिमेष, अनिमेष देखना, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अनिमेष का अर्थ होता है लगातार, यानी अपलक की जो बात की गई थी कुछ देर पहले, उसी को हम अनिमेष कह सकते हैं। तो अनिमेष देखने का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को वह चीज़ को लगातार देखते रहना। तो इसका सही जवाब हमारा है लगातार देखना, ऑप्शन सही हमारा है सी। अगला सवाल है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है।
जब हम कहीं दो व्यक्तियों का परिचय का आदान प्रदान होता है तो वहाँ एक व्यक्ति और होता है जो ये काम करता है कि ये कौन है और ये कौन है, ये दोनों का परिचय बांटता है एक दूसरे से। तो उसी को माध्यम कहते हैं कि हमने उससे परिचित हम हुए, लेकिन माध्यम कौन था? तो ये ए बी सी 3 है, बी 2 ए और सी का परिचय करवाता है, तो माध्यम बी बनता है। तो उसी तरह से बच्चे और शिशु के बीच का जो परिचय बना उसका माध्यम कौन थी? वो बच्चे की माँ, बच्चे की माँ माध्यम थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ए। अगला सवाल है, कवि ने चीर प्रवासी किसे कहा है? चीर प्रवासी, यहाँ प्रवासी का मतलब क्या होता है? ऐसा वास जो एक जगह स्थिर ना हो, आज यहाँ कल वहाँ। जैसा कि मैंने बताया था कि कवि यानी बच्चे के पिता एक निर्धन व्यक्ति थे जो अपने रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए अपने निवास स्थान से अन्यत्र कहीं और वो घूमते रहते थे, वो व्यापार करते थे या मजदूरी करते, जो करें उनके यानी जीवन यापन के लिए वो प्रवासी थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो चीर प्रवासी यानी लंबे समय से वो घर से बाहर रहने वाला व्यक्ति कौन थे उस परिवार में? तो वहाँ कवि ने चीर प्रवासी किसे कहा? तो स्वयं को, यानी उस घर का एक व्यक्ति जो हमेशा से बाहर रहे वो कवि खुद थे, यानी बच्चे के पिता। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क करा रही हैं? ध्यान देंगे दोस्तों कि किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क का मतलब क्या हुआ? मधु का मतलब होता है मधुर, मीठा। शहद को मधु का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि शहद से मीठा कुछ नहीं होता, उसकी मिठास सबसे उत्तम होती है। यहाँ तक कि गुड़ या चीनी जैसी मीठी वस्तु भी शहद के मिठास से कम होती है, इसलिए सबसे उत्तम मधु नाम दिया गया शहद को, क्योंकि उससे अधिक मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। तो किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? तो यहाँ पर हमारा चर्चा है कि बच्चा को जब स्पर्श होता है, बच्चा किसके छुअन से ज़्यादा संतुष्ट होता है? किसका स्पर्श पाकर वह अपना सब कुछ भूलकर उसके अंगी बन जाता है? तो ऐसा व्यक्ति होती है उस बच्चे की माँ जो बच्चे को स्पर्श करती है और बच्चा कितना भी रो रहा हो लेकिन वह उस छुअन से, उस स्पर्श से इतना सुख प्राप्त करता है कि वह तुरंत चुप हो जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा है माता की, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई हैं? यहाँ पर एक मुहावरा और है कि आंखें चार होना, यानी आंखें चार हुई। तो कविता में कवि की आंखें किससे चार हुई, यानी उन्होंने किसको देखा? आंखें चार होने का मतलब होता है आमने सामने देखना, यानी मेरी नज़र और सामने वाले की नज़र आपस में टकराई, तो उसे आंखें चार कहते हैं। दो आंखें मेरी और दो आंखें सामने वाले की आपस में टकरा गई, वो चार हो गई। तो किससे आंखें चार हुई हैं? कवि की। तो यहाँ स्वयं के बच्चे से, ये होगा इसका सही जवाब। सही ऑप्शन है डी। अगला सवाल है कि कवि को क्या छविमान लगती है? मतलब सबसे अधिक छवि वाला कवि को क्या महसूस होता है? तो सबसे अधिक छवि की अनुभूति उसको बच्चे की मुस्कान से होती है, यानी सबसे अधिक छविवान बच्चे की मुस्कान ही है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल है,
फसल कविता के कवि का क्या नाम है? तो फसल कविता के कवि का नाम क्या है? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आज जो हम दो कविताएं पढ़ने जा रहे हैं, यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा फसल, इन दोनों कविताओं के रचनाकार यानी कवि नागार्जुन हैं। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है बी। अगला सवाल है, पानी का जादू का क्या अर्थ है? यानी पानी जो बरसा है या नदियों का पानी जो वहाँ आया है, उससे एक जादू उत्पन्न हुआ है। जो पानी जल मिट्टी में गया और अंदर से एक प्रफुल्लित हरा भरा पौधा बाहर निकला, तो ये जादू कैसे हुआ? तो पानी का जादू का अर्थ क्या है? तो पानी का जादू का अर्थ हमारा है पानी द्वारा, जैसा कि आप यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि पानी का प्रभाव, पानी पर जादू करना, जादू से पानी उत्पन्न करना या पानी द्वारा जादू करना। तो ये हमारा ये 3 ऑप्शन जो है बी सी डी, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है ए, यानी पानी का प्रभाव। जो पानी जब वहाँ मिट्टी में समावेश होती है और वह अंदर से जो प्रफुल्लित पौधा बाहर आता है, उसे पानी का प्रभाव उसी में स्पष्ट दिखता है। इसलिए पानी का जादू का अर्थ हमारा है पानी का प्रभाव। सही ऑप्शन है ए। अगला सवाल है, किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? यानी कोटि कोटि का अर्थ क्या हुआ? तो कोटि कोटि का मतलब होता है, 1 कोटि का मतलब 1 करोड़। तो कोटि कोटि मतलब करोड़ों, यानी करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। आखिर किसके? यानी वह कौन सा व्यक्ति है जो फसलों को ऐसे पालता है जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ पालती है? तो ये सही चीज है किसान के, किसान के हाथों का स्पर्श है। सही ऑप्शन है ए। अगला सवाल है कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जैसा कि मैंने चर्चा किया था कविता में कि मिट्टियों के गुणधर्म से वो पौधा उत्पन्न हुआ है जो आगे चलकर फसल का रूप ले लेता है। तो मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मिट्टी का गुणधर्म कहा जाता है। सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? यानी हाथों के स्पर्श का महिमा की जो चर्चा कवि ने की, तो वो किसके लिए की है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा फसल को। यानी फसलों के लिए कवि ने ऐसा शब्द कहा था कि वह करोड़ों हाथों के स्पर्श का फल है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? संदली, संदल नाम से आप सभी परिचित होंगे। संदल कहा जाता है चंदन को, और उस चंदन से उपमा किया गया। कवि ने किसी वस्तु की उपमा चंदन से की है, तो वो वस्तु क्या है जिसकी उपमा चंदन से की गई, यानी उसे संदली का रूप दिया गया? तो ये है मिट्टी के लिए चंदन का प्रयोग। उपमा चंदन के लिए उपमा, चंदन उपमा लगाया गया किसके लिए? मिट्टी के लिए। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? यानी पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, वो पिघल जाते हैं। कविता में चर्चा है कि बड़े बड़े चट्टान भी पिघल जाते हैं, क्यों और उसका क्या मतलब है चट्टान के पिघलने का? तो उसका अर्थ हमारा है कि कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। यानी बच्चों की जो मुस्कान होती है वो ऐसी होती है, उनकी किलकारियाँ ऐसी होती हैं कि उसे सुनने के बाद कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी थोड़ा दयावान हो जाता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ ऐसे सवाल आपके सामने पेश किए जो आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा
को सफल बनाने में मददगार साबित होने वाला है। और इसी तरह से आप हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस बुक उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर, हमारे चैनल पर, जो आरपी करियर क्लासेस के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस बुक दिए जाते हैं जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है, और साथ में आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर भी दिए जाते हैं। तो आज इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाले वीडियो के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।